अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीए ब्रिज कोर्स के अगले सीरीज में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि फाइनल अकाउंट को बनाने में, यानी कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को बनाने में हम लोग कौन कौन सी एंट्री को यूज करते हैं? नहीं पता है? आपने चीजों को रटा है ना? तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आप बनाते हो उसमें हम लोग किन किन एंट्री का यूज करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरे लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा और आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा जिसको कि आप पहले रट लिया करते थे या फिर आप जबरदस्ती ऐसे होता है वैसे होता था। आज हर एक चीज का आपको लॉजिक मिलेगा। तो चलिए, कौन सी एंट्रीज है जिसको यूज हम लोग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को बनाने में। चलिए, फाइनल अकाउंट को बनाने में हम लोग तीन एंट्री को यूज करते हैं। पहली एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री। दूसरी एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री और तीसरी एंट्री होती है ट्रांसफर एंट्री। इस तीन एंट्री को यूज करके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग पीएल को हम लोग बनाते हैं। और लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं? साल के अंत में, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड बंद एंड हो रहा होता है, यानी कि 1 मार्च को जब फाइनेंशियल आपका बंद हो रहा होता है तो ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब मुझे जरूरत होती है कि मैं पूरे साल भर में अपने बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसको मैं जानूं। तो आखिरी प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैसे? तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे? सारे इनकम को और एक्सपेंस को मिलाएंगे। भाई कितना कमाए और कितना खर्चा हुआ, कितने मेरी रेवेन्यू हुआ और क्या मेरा एक्सपेंस हुआ। जब वो दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सबको पता है कि हमें जो भी कमा रहे हैं उसमें से खर्चा घटा के मेरा प्रॉफिट निकल के चला आता है। लेकिन अकाउंटेंसी में बिना एंट्री के तो कुछ होता नहीं। तो उसके लिए हम लोग एंट्री यूज करेंगे कौन सी? क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री यूज करेंगे? क्लोजिंग एंट्री। अभी क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? क्लोजिंग एंट्री हुआ कि नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। और पर्पस क्या होता है? उस पीरियड का प्रॉफिट निकालना। तो आप सोच सकते हो कि सर ये तो मुझे बताया नहीं गया। नहीं बताया जाता। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आप 11th-12 में हो और अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो चीजों को आप रटते हो। यानी कि क्लोजिंग एंट्री का ही कमाल है जिसके कारण ट्रेडिंग और पीएल आपका आया। ट्रेडिंग पीएल क्या लेजर ही है ना? ट्रेडिंग पीएल क्या लेजर है? तो अगर किसी भी लेजर में टू और बाई आप लिख रहे हो और आपको उसके पीछे का रीजन पता नहीं है तो आप चीजों को रट रहे हो। और इसको कैसे समझना है, इसलिए पूरे कोर्स की सीरीज है, जिससे कि आपको सीए वगैरह करने में आपको दिक्कत नहीं। तब हम लोग कहां पे थे? क्लोजिंग एंट्री क्या हो गया? भाई हम लोग साल भर बिजनेस कर लिए, अब हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? चलो, जो भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है जो भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, सब नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। और पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को निकालना। तो ये होगी क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात।
क्लोजिंग एंट्री के बारे में हमने क्या कहा, नॉमिनल, एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमने क्लोजिंग एंट्री पास की है। पर्पस क्या था, उस पीरियड का प्रॉफिट निकालना। ये तो क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात हो गई। अब चलो क्लोजिंग एंट्री तो हमने क्लोज कर दिया, जो नॉमिनल अकाउंट था वो आपका क्लोज होगा और अकॉर्डिंगली आपका ट्रेडिंग और पीएल में जाएगा। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, डिटेल में इसको हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री फिर हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले तीनों एंट्री के बारे में एक बार आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट बहुत डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्लोजिंग एंट्री से हम लोग का तो प्रॉफिट निकल गया, और बाकी कौन सा अकाउंट बचा आपका ट्रायल बैलेंस में, रियल और पर्सनल अकाउंट बचा। तो रियल और पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, उसका बैलेंस बचे रह जाएगा जो कि अगले पीरियड में जाएगा, और रियल पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस बच जाता है उसी का हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और आगे डिस्कस करने के पहले फिर से बात आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो पूरा डिस्कशन आज हम डिस्कस करेंगे ये आप तभी बहुत अच्छे से समझ पाओगे जो हमारा पिछला डिस्कशन आपने देखा है कि भाई कैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन से लेकर फाइनल अकाउंट तक हम लोग काम करते हैं और कैसे मॉडर्न रूल को अप्लाई करते हैं, और उसके बेसिस पे सारा इंक्रीज डिक्रीज के बेसिस पे हम लोग एंट्री क्रिएट करते हैं। अगर एंट्री क्रिएट करने की वो एबिलिटी आप में डेवलप नहीं हुई है तो आज का लेक्चर आपको उतना शायद समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न रूल को आप अप्लाई करना सीखो। तो चलिए वापस से मुद्दे पर आते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई क्लोजिंग एंट्री तो हमने पास कर ली और उससे प्रॉफिट निकल गया, लेकिन ये प्रॉफिट करेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये प्रॉफिट क्या होता है, करेक्ट नहीं होता है। अब ये क्या बात होगी, क्यों प्रॉफिट करेक्ट नहीं होता है सर? प्रॉफिट इसलिए करेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भाई जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उनको हमको फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज बना रहे हो और आप उसका जो भी नियम है, कानून है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, वो चीज सही निकल आएगा ना। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग सड़क पर चल रहे हैं, बीचों बीच चल रहे हैं, अरे बीचों बीच चलना तो अलाउ नहीं है ना। हम तो क्या रूल क्या है कि आप लेफ्ट में चल रहे हैं, हम राइट में चल रहे हैं, कभी बीच में चल रहे हैं, कभी लेफ्ट में चल रहे हैं। तो ये रूल नहीं, रूल क्या है कि हमेशा आपको लेफ्ट साइड चलना है जिससे कि ट्रैफिक आपका स्मूथ हो। उसी तरीके से जब भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, लाइक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट का जो पर्पस है या कॉन्सेप्ट में जो बताया गया है, इस प्रिंसिपल में जो बताया गया है कि भाई आपको ये करना है, अगर उन चीजों को हम नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट सही होगा? नहीं सही प्रॉफिट होगा। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो एडजस्टमेंट का पर्पस क्या हो गया, करेक्ट प्रॉफिट निकालना। एडजस्टमेंट का पर्पस क्या हो गया, करेक्ट प्रॉफिट निकालना। एडजस्टमेंट हमने पास कर ली, अब उसके बाद फिर ट्रांसफर पास करते हैं। हाँ, एडजस्टमेंट पास करने से कैसे प्रॉफिट करेक्ट होता है नहीं होता है, अभी जस्ट हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, वो आराम से एकदम बोल चाल की भाषा में, कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं होगा, आपको बस जस्ट फील करना है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बुकिश लैंग्वेज में एकदम बोल चाल की भाषा। ट्रांसपेरेंट क्या होगा, कभी आपने सोचा कि परचेज में से परचेज रिटर्न कैसे घट जाता है, सेल में से सेल रिटर्न कैसे घट जाता है, कैपिटल में से नेट प्रॉफिट कैसे ऐड हो जाता है, ड्राइंग कैसे लिस्ट हो जाता है, सारा ट्रांसफर एंट्री का कमाल है। अगर बिना ट्रांसफर एंट्री को सीखे हुए अगर आप ये सब कर रहे थे तो आपको रटाएगा, जो कि रटना हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो सीएससी में बनना है, प्रोफेसर बनना है। उससे कॉन्सेप्ट जो हर एक चीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करेंगे तो कौन बनेगा, बिगाड़ लेगा, सारी बातों का आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि
क्लोजिंग एंट्री और ट्रांसफर एंट्री के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं क्या, आज सिर्फ हम लोग बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्री की। तो चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट एंट्री को बहुत इत्मीनान से और एकदम आराम से उसको सीखते हैं। एक बार इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए, बहुत बार आप लोग देखोगे में बच्चे कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, आगे आप इंटर में गए, फाइनल में गए, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आगे भी आपको अप्लाई होता है। और ये रीजन है कि अगर ये सब बिना सीखे आप सीए करने जाते हो तो आपको अटेम्प्ट आपको लगती आता है। अब फिर आप सोचते हो वो टफ है, टफ नहीं था। क्लास 11 जो आपको पूरे अकाउंटेंसी की नींव है ना, वो नींव खोखली थी, जहां चीजों को आपने रट के पढ़ा है, जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए था लॉजिक के साथ आपने नहीं पढ़ा है। चलिए वापस से एडजस्ट, हम तो क्या सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले एंट्री हम लोग सीखेंगे आज क्लोजिंग एंट्री। सबसे पहले एंट्री क्या सीखेंगे, क्लोजिंग एंट्री। अब सर ये क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। एंट्री में सबसे पहली एंट्री जो आज हम सीखने वाले हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या एंट्री होगी, जो पास करते हैं, ये रहा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग क्या एडजस्टमेंट पास करने वाले हैं। तो चलिए पूरा अच्छा से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल क्रिएट करके, अच्छे से एक एग्जाम्पल क्रिएट करके हम लोग इसको फील करेंगे कि आखिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आपको सही प्रॉफिट निकालना है तो आपको एडजस्टमेंट पास करना पड़ेगा। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और वहां आप देखोगे कि क्यों ये एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। सपोज कीजिए हमारा ये क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है। ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का ट्रेडिंग पोर्शन है। ये क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपको याद होगा क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट जो पढ़ा था, है ना, हम लोग यहाँ परचेज लिखते हैं और यहाँ हम लोग सेल लिखते हैं। सपोज कीजिए हमने 10 पीस टीवी खरीदा, हमने 10 पीस टीवी खरीदा, कितने में, 5000 में। इस तरह से टीवी का कॉस्ट कितना हो गया, टोटल 50,000। हमारी क्या टीवी की दुकान है, हमने 10 पीस टीवी खरीदा, कितने में, 5,000 ईच में, और इस तरह से 50,000 का हमने माल खरीदा। अब इस 50,000 के माल में से हमने 6 पीस टीवी 8,000 में करके बेच दिया, यानी कि 8,000 करके अगर हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास सेल का वैल्यू कितना होगा, 48,000 होगा। तो आप देख सकते हो कि भाई हमारा परचेज क्या था, 50,000 का, हमने उसमें 6 पीस टीवी कितने में बेचा, 48,000 में बेचा। तो अगर आप देखोगे कि यहां तक जो ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज 50,000 का, लेकिन कमाई में कितनी, 48,000 का। तो अगर इस स्टेज पे देखोगे, और ये दोनों कहां से है, क्लोजिंग एंट्री के थ्रू है। इस स्टेज पे देखोगे, अगर इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 50,000 या 48,000 है। आप देख पा रहे हो कि आपको ये 2,000 का लॉस हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है। तो जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि 2,000 का लॉस हो रहा है, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो 5,000 में खरीदा और 8,000 में बेचा,
यानी कि 3,000 का प्रॉफिट लेके हम लोग बेच रहे थे, फिर भी लॉस क्यों आ रहा है? तो ये लॉस सही नहीं है ना। और अब यही से जरूरत महसूस होती है कि भाई हम लोग क्या एडजस्टमेंट डे पास करें जिससे कि हमारा ये सही प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। आप देखो कि भाई 10 फीस का खर्च था ना, उसको हम 6 फीस के कमाई से मैच करा रहे हैं। जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसके पीछे जो खर्च लग रहा है, उसके पीछे जो खर्च लग रहा है उसको हम मैच करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन अगर 10 फीस के खर्च को आप 6 फीस के कमाई से मैच कराओगे तो बहुत नहीं इंसाफी है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। और इसी को ठीक करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है उस एडिशनल एंट्री की जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की जैसे हम एडिशनल एंट्री पास करेंगे आप देखोगे हमारा सही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि पहले नहीं था। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आप लोग रट करके एक बार यहां लिखते हैं, एक बार यहां लिखते हैं, रट लिए और करते थे, आज उसका लॉजिक आपको ठीक से समझ में आया होगा और इसको ऐसे ही समझने की जरूरत है। और आप समझ गए तो आपने दूसरों को समझा। तो चलिए कैसे हम लोग क्यों ये एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत पड़ रही है आप देखो। तो आपने देखा कि भाई ये जो आपका था 10 फीस का खर्च और 6 फीस की कमाई, तो अगर इसको हम लोग यहाँ बैलेंस कर देंगे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ऐसे नहीं आ रहा है, स्क्रीन के पास में तो आप देखोगे क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो 6 फीस से तो 4 फीस मेरा बच रहा है ना, और कॉस्ट कितना था 5,000। हमेशा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में दिखाते हैं, वहां पे भी लॉजिक है। तो आप देखो कितना हो गया, 20,000 हो गया। 48 प्लस 20 इधर कितना आ रहा है 68,000 आ रहा है, इधर भी कितना आया, इधर 68,000 आया। और प्रॉफिट निकल के कितना आ जाएगा, 68 में से 50 जाएगा, 18,000 का प्रॉफिट आ गया। तो देखा आपने कैसे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ रखा आपका 18,000 का प्रॉफिट आ गया। और 6 फीस हमने बेचा था ना, और पर फीस 3,000 का प्रॉफिट कमाया था, तो 18,000 का प्रॉफिट यहाँ आपका। तो इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करते ही आपका सही प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपको अच्छे से पता है किसी भी लेजर में अगर हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे एंट्री होगी। हमेशा आपको ये सोचना है कि अगर लेजर में कोई भी आइटम टू और बाई लिख करके आ रहा है या अकाउंट्स में कहीं पर भी कुछ प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, सबके पीछे एक ही कारण होता है, वो होती है जनरल एंट्री। तो आपको आज से अपने अंदर ये बदलाव लाना है। आपको उन सवालों के आंसर को ढूंढना है कि भाई ये जो हुआ इसके पीछे एंट्री क्या है। एक बार जब आप उससे सोचना शुरू कर दोगे ना तो आप अकाउंट्स काफी एंजॉय करोगे और आप चीजों को रटोगे नहीं बार बार। चलिए तो इस तरह से देख सकते हैं कैसे हम लोग क्या था कि आप देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने से बैलेंस रखा था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, एंट्री के पास करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। और ये कारण था आपका ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए ये क्रेडिट पोस्टिंग यहाँ हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है ना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये रहा मेरा बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट बनता है तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है, एसेट्स है, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका यहां आ जाएगा। तो ये डेबिट इफेक्ट हुआ और ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अगर आप कभी भी ना हमेशा ये कोशिश करने जो कि आपको पूरे प्रोसेस में पूरा जो सीरीज चल रहा है उसमें अपनी हैबिट डेवलप करना है कि एक डेबिट यहाँ आपने मारा फिर क्रेडिट यहाँ मारा, इस तरह से एक साथ डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमेशा आपको साथ साथ देना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक के पीछे की कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे
अगले एडजस्टमेंट एंट्री की ओर, और उस एडजस्टमेंट एंट्री का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ऐसा एक्सपेंस जिसका कि बेनिफिट या सर्विस हमने स्पीड में ले ली, लेकिन उसके लिए हमने पे नहीं किया, पैसा नहीं दिया है, खर्चा हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया। एग्जाम्पल, हमने अपने स्टाफ से काम करा लिया, उनको सैलरी पे नहीं किए, हमने मकान मालिक का स्पेस यूज किया, उनको रेंट नहीं पे किया, हमने गवर्नमेंट को बिजली बिल नहीं पे किए, बट बेनिफिट ले लिया। तो अगर इस तरह की सर्विस एंड बेनिफिट हम ले चुके हैं पर उसको हमने पे नहीं किया, तो क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट के पास करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लॉजिक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पूरे प्रोसेस को एक बार कहानी बना करके आपको समझाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आया कि भाई इस एंट्री की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो अब हम लोग दूसरा एक्सपेंडिंग डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो छोटा सा फिर से एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में क्या है, सपोज करो हमारा ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एक छोटा सा फॉर्मेट हमने बना लिया थी स्टेटमेंट। हुआ क्या भाई, हमने रेंट पे किया है, हमने रेंट पे किया है, 10 महीने का रेंट पे किया है, और सपोज करो रेंट हमारा था 2000 पर मंथ, यानी कि हमने कितना पे किया है, टोटल साल में 20,000 पे किया। हमने रेंट कितना पे किया, 20,000 पे किया। अब 2 महीना का भी रेंट नहीं पे किया, ठीक है बाद में दे देंगे और ये सब चीजें पूरी। तो रेंट तो 20,000 का है, लेकिन हमने अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग और बनाओगे तो वहां जो सेल है, जो हमने माल बेचा तो पूरा 12 महीने का माल बेचा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई 12 महीने का सेल आप दिखा रहे हो, यानी कि 12 महीने आपने बिजनेस किया है, 12 महीने उस स्पेस को आपने यूज किया है। देखिए 12 महीने का अगर आप सेल दिखाओगे और 10 महीने का रेंट या 10 महीने का खर्चा दिखाओगे, तो फिर से मैचिंग कॉन्सेप्ट का वैल्यू करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जो उस पीरियड का रेवेन्यू है उसकी पीरियड एक्सपेंस आपको मैच कराना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सेल तो हो गया 12 महीने का, लेकिन रेंट सिर्फ 10 महीने का है। 2 महीने का रेंट तो मान लो हम लोग अगले साल देंगे, अगले फाइनेंशियल में देंगे, इस साल तो हमने नहीं दिया, देखिए इस साल बेनिफिट तो लिया। फिर एक्रो कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, एक्रो कॉन्सेप्ट आपको समझाता है, एक्रो कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि भाई कोई भी एक्सपेंस हो इनकम हो, अगर एक्रो हो गया यानी कि इस पीरियड का है, तो भाई अगर एक्सपेंस है तो इसी पीरियड को दिखाओ, चाहे भले एक्रो पे किया हो चाहे नहीं किया हो। उसी तरीके से कोई भी इनकम अगर है, अगर इस पीरियड का भले रिसीव नहीं हुआ हो, लेकिन आपको इसी पीरियड में दिखाना है, फिर एक्रो कॉन्सेप्ट हो गया, मैथिंग कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब हम लोग फाइनेंशियल बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बना रहे हैं, सॉरी, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस समय रेंट तो 20,000 का है, यानी कि हमको जरूरत महसूस हो रही है कि हम 2 महीने का रेंट यहाँ पे और दिखाएं। तो इस केस में क्या है, रेंट जो कि हमारा एक्सपेंस है उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है। और मॉडल में क्या बोलता है कि अगर आपको किसी एक्सपेंस को बढ़ाना है तो आपको डेबिट करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेंट को यानी कि एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, अगर उस एक्सपेंस को हम लोग पे करते हैं तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंस को हमने पे नहीं किया है वही होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो गया और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एंट्री हमने पास कर दी, नहीं ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि एक्सपेंस यानी कि इस रेंट वाले एग्जांपल में कि 2 महीने का रेंट 2,000 करके 4,000 रुपया हुआ ना, तो रेंट को बढ़ाना है,
रेट को बढ़ाना है तो रेट डेबिट हो जाएगा, रेट डेबिट हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, 4000 आपका ऐड हो जाएगा। इस तरह से टोटल रेट कितना हो जाएगा, 24,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, इसलिए जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप जब क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ये रहा हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओगे, जस्ट ठीक कर लेते हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, तो आपको लायबिलिटी कहां लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि इस केस में रेंट था आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 लायबिलिटी लिखेगा। तो ये रहा डेबिट इफेक्ट और ये रहा क्रेडिट इफेक्ट। यहाँ एक बार डेबिट मारना है, एक बार क्रेडिट मारना है, ये नहीं कि इसको जोड़ देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, ऐसे रेटा थोड़े मारा जाता है, सिंपल लॉजिक होता है, समझे बात को। तो ये रहा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्री कि भाई क्यों हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग अगले एंट्री की ओर बढ़ेंगे और अगली एंट्री होने वाली है, तीसरी एंट्री की जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये होने वाली है क्या, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस की, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया कि भाई ऐसा एक्सपेंस जिसको कि हमने पहले ही पे कर दिया, जैसे प्रीपेड मोबाइल, पहले पैसा भराते हैं तब बात करते हैं। उसी तरीके से बहुत ऐसा होता है कि भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग पहले पे कर देते हैं, बाद में उसका बेनिफिट लेते हैं, तो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अब चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों आपको जरूरत पड़ेगी भाई प्रीपेड एक्सपेंस के लिए एडजस्टमेंट पास करने की। ये रहा, ये हमारा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमने क्या किया कि भाई हमारा जो इस साल का रेंट है ना, इस साल का रेंट कितना था, चलो मान लो कि 5000 पर मंथ था, रेंट कितना था हमारा, 5000 पर मंथ था, और हम लोग अभी तक मकान मालिक को दे चुके हैं कितना, 75,000, 75,000 दे चुके हैं। तो अगर 5000 रेंट हो और 75,000 हम लोग दे चुके हैं, इसका मतलब रेंट हम लोग कितने महीने का पे कर चुके हैं अभी तक, 15 महीने का रेंट पे कर चुके हैं। होता है बहुत बार, कोई मकान मालिक पहुंच गया, नहीं जरूरत है हमको, दे दो, हम लोग भी दे दिया, हम लोग कौन है बिजनेस है। इस तरह से भाई उस 12 महीने के फाइनेंस पीरियड में हम लोग अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को कितना दे चुके हैं, 75,000, यानी कि 15 महीने का रेंट ले चुका है वो। अब जब हम लोग 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, अब वहां हम लोग उस पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं। तो हम लोग का जो रेवेन्यू था 12 महीने का था, 12 महीने के रेवेन्यू को हम लोग क्या 15 महीने के खर्च से मैच कर सकते हैं क्या, नहीं। 12 महीने के रेवेन्यू को हम लोग सिर्फ 12 महीने के खर्च से मैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमको जरूरत महसूस हो रही है क्या, कि भाई 3 महीने का रेंट जो कि प्रीपेड है, जो अगले साल में हम दे चुके हैं, तो उतने साल खर्चा नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक्सपेंस को बढ़ाना है, घटाना है, तो एक्सपेंस को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। और एक्सपेंस को घटाने के लिए, एक्सपेंस को घटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंस को घटाने के लिए हम लोग एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को घटाने के लिए एक्सपेंस को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और ये एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि आपको जरूरत महसूस हो रही थी ना कि हाँ आपको कितने का, 3 महीने का एक्सेस रेंट था वो हमको घटाना है, तो चलिए हम लोग घटा देंगे और
3 महीने का रेंट कितना होता है 15,000 और 75 में से 15 घटाओगे तो अब ये 60,000 आ गया, जो कि मेरा 12 महीने का रेंट होता है। 12 महीने बिजनेस कर रहे हैं तो सर हम लोग 12 महीने का खर्च दिखाएंगे ना, तो ये तो हो गया एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कर सकते हैं आप, और प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट यानी कि एसेट्स है, और बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस इस तरह से 15,000 यानी कि इस केस में जो रेंट है आपका वो यहां दिखेगा, यानी कि ये हुआ आपका डेबिट इफेक्ट और ये आपका हुआ क्रेडिट इफेक्ट एक साथ डेबिट इफेक्ट। ये था आपका प्रीपेड एक्सपेंस का डिटेल डिस्कशन, जो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट में पास करते हैं। अब बारी है अगले एडजस्टमेंट एंट्री की, और उसका नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है, ये हो गया आपका चौथी एंट्री, और ये है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। भाई इस साल का इनकम था लेकिन हमें मिला नहीं, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम एक्रूड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, पैसिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। भाई इनकम या एक्सपेंस मिले चाहे नहीं मिले, आपको 12 महीने दिखाना है। तो एक्रूड इनकम की कहानी क्या होगी, चलिए इस कहानी को भी हम लोग सुनते हैं कि भाई क्या इसके पीछे का रीजन है। मान लीजिए ये आपका पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और एक छोटा सा एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ये रहा पीएल है और बैलेंस शीट है। हम लोग क्या है कि हम लोग के जो हमने रेंट पे लिया हुआ है एक छोटा सा ऑफिस के लिए रूम हमने एक सबलेट किया हुआ, किराया पे लगाया हुआ, 2,000 महीना किराया पे लगा दिया, और वो जो रेंट मुझे मिला है इनकम रेंट ना, तो रेंट जो इनकम आपका होगा वो 2,000 महीने पे लगाया है, और अभी तक कितना आया है, चलो मान के चलो कि भाई 18,000 का आया रेंट। जैसे ही हमने कहा आप समझ चुके हो ना कि भाई 9 महीने का रेंट मिला है, हम लोग कितना रेंट मिला 9 महीने का, लेकिन उसको तो हमने किराए पे पूरा 12 महीने लगाया हुआ है। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है कि भाई अगर इस पीरियड का इनकम है, भले आपको नहीं मिला हो, आपको इसी पीरियड दिखाना है। तो अब इस केस में रेट को क्या करना है, बढ़ाना घटाना है, क्या जरूरत महसूस हो रही है, बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। और किसी भी इनकम को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और ये मॉडर्न रूल का एडवांटेज है कि आप ऐसे सोचोगे तभी एंट्री बना सकते हो, आप गोल्डन रूल सोच करके एंट्री कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई गोल्डन रूल अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कभी भी सी या सी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या एंट्री हो गई, हम लोग को रेंट को बढ़ाना है यानी कि इनकम को बढ़ाना है, इनकम हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई भी इनकम हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम करते हैं। किसी भी प्रकार इनकम अगर हम लोग को मिले कैश इनकम करते हैं, लेकिन इनकम नहीं मिला ना, अगर इनकम नहीं मिला तो सॉरी इनकम अगर नहीं मिला तो क्या होगा, कैश तो आएगा नहीं, कैश नहीं आएगा, तो उसकी जगह हम लोग क्या कर लेंगे, यही हम लोग लिख लेंगे एक्रूड इनकम। शॉर्ट में लिखा है हमने क्या, एक्रूड इनकम, यानी कि एक्रूड इनकम के लिए एडजस्टमेंट क्या बन गई, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। तो इनकम आपका सिर्फ 9 महीने का था ना, तो 3 महीने का इनकम को बढ़ाना है, तो 3 महीने का इनकम क्या होगा 2,000 पर मंथ, तो आपका 3 महीने का इनकम बढ़ जाएगा और हो जाएगा वो 6,000, इस तरह से 24,000 हो गया। इनकम क्रेडिट हो रहा है ना, इससे क्रेडिट पट्टियां हो गया, और एक्रूड इनकम डेबिट हो रहा है, एक्रूड इनकम एसेट्स है, इसलिए बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम 6,000, सॉरी कुछ ठीक से नहीं कर रहा है, 6,000 आपका यहाँ
इस तरह से चीजों को आपको समझना है, जो कि फिफ्थ एंट्री होने वाला है और उसका नाम है क्या, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम के लिए भी हम लोग क्लास 11 में एंट्री पास किया करते थे, उसका भी ट्रीटमेंट किया करते थे, लेकिन उस समय रट के क्या करते थे। अभी हम लोग एंट्री और लॉजिक करने वाले हैं। अब एडवांस इनकम की स्टोरी के लिए फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो। क्या है, ये हमारा पीएल है और ये हमारा बैलेंस शीट है। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि हमने जो रेंट पे लगाया हुआ था ना, जो 2,000 रुपए महीने रेंट पे लगाया हुआ था, इस बार हमने ना 30,000 ले लिया। इस बार रेंट हमने कितना लिया हुआ है, इस बार हमने रेंट टोटल 30,000 लिया हुआ है। जैसे 30,000 हमने आपको कहा, आपके दिमाग में आ गया होगा भाई ये तो 15 महीने का रेंट ले लिया। तो फिर से कहानी फिर स्टार्ट होती है कि क्या 12 महीने का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें 15 महीने की कमाई, मेरा सारा 15 महीने का कमाई इस साल इनकम है क्या, पॉसिबल है क्या? मैं 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 15 महीने की कमाई दिखा रहे हैं, अब प्रॉफिट लॉस आएगा और इसलिए एडजस्टमेंट के पास करने की जरूरत हो गई। तो इस समय इनकम को बढ़ाना है, घटाना है, घटाना है। और कोई भी इनकम को घटाएंगे तो हम लोग डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम लोग मॉडल के हिसाब से इनकम को अगर घटाना है तो इनकम को क्या हम लोग करते हैं, डेबिट करते हैं। ये रहा इनकम, क्या हो गया, डेबिट हो गया। और टू एडवांस इनकम अगर हम लोग को मिल जाता है तो हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, इनकम डेबिट हो रहा है। तो ये जो इनकम यानी कि 3 महीने का एडवांस था, आप देखोगे यानी कि 3 महीने का एडवांस जो कि आपका 6,000 था, ये घट जाएगा और इसलिए ये 24,000 आएगा। तो हमने डेबिट इफेक्ट कर दिया ना। एडवांस इनकम लायबिलिटी है, आपको अच्छे से पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड होती है, साइड होती है। ये एडवांस इनकम इसलिए आप यहाँ पे लिखा करते थे। एडवांस इनकम कितना हो गया, 6,000। ये था लॉजिक, क्या, एडवांस इनकम का। तो इस तरह से अभी तक हमने कितने एंट्री डिस्कस किया, कौन से एडजस्टमेंट डिस्कस किया, पहला क्लोजिंग स्टॉक, फिर दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस, फिर एक्रूड इनकम और एडवांस। इस तरह से अभी तक हमने 5 डिस्कस किया। अब छठी एंट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो उससे आप फैमिलियर हो, बहुत ही फेमस चैप्टर आपके बुक में भी हुआ करता था। और उस छठे एंट्री का नाम है क्या, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिप्रिसिएशन। क्या नाम है उसका, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक ही वर्ड है। अब जस्ट सोच के देखो कि भाई डिप्रिसिएशन लोग किस पे चार्ज करते हैं, डिप्रिसिएशन लोग एसेट पे चार्ज करते हैं। तो जो भी एसेट्स होता है उसको हम लोग साल में यूज कर रहे होते हैं। ठीक, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, सिटी बिल पे कर रहे हैं, हम लोग माल बेचने पे पैसा आ रहा है। लेकिन एसेट जैसे हमारे एसी लगा हुआ है, फर्नीचर है, अगर कोई प्लांट है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, तो ये सब सारे एसेट्स हमारे लगे हुए हैं। तो एसेट का वैल्यू जैसे हम उसको यूज करते हैं उसको घटते आता है, और एसेट का वैल्यू जब घटता है उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सर आखिर डिप्रिसिएशन के लिए क्यों एडजस्टमेंट पास करने की जरूरत पड़ती है? आप एक बार सोच के देखो, ये हम लोग जब ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं, जैसे ऊपर का हिस्सा मान लो ये रहा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सपोज करो कोई भी फिक्स एसेट्स है जो कि मान लो 50,000 का है, तो अगर उस फिक्स एसेट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या एक समय में का असर करेगा, नहीं रहेगा, वैल्यू घटेगा। तो जो एसी चल रहा है, जो फर्नीचर है,
अगर जो हम लोग सेल कर रहे हैं यहाँ पे, क्या उस एसी का, फर्नीचर का कंट्रीब्यूशन माल को बेचने में नहीं है ना? यानी कि भाई जो एसी चल रहा है, जो फर्नीचर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कमाने में। अब मैथ्स कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, ये जो हमारा सेल है, जो रेवेन्यू है, इसको कमाने में जो जो खर्च लगेगा सबको आपको दिखाना है। तो भाई ये जो फिक्स एसेट 50,000 का था, साल भर में बिजनेस किया, बेचारा इसमें भी तो कंट्रीब्यूशन है। ये भी तो अपने को घटा करके माल को बेचने में, रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर इसके कंट्रीब्यूशन को, यानी इसका जो वैल्यू घटा, अगर उसको हम लोग नहीं दिखाएंगे तो क्या बड़ा सेम प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा। यही रीजन है, यही कारण है कि भाई हम लोग को डिप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत पड़ती है। और एसेट के वैल्यू घटता है, एसेट के वैल्यू घटता है तो एसेट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। फिक्स एसेट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डिप्रिसिएशन आपका एक तरह का लॉस है, इसलिए आपका डेबिट हो जाएगा। और ये एंट्री होती है क्या? डिप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट। इसका क्या होता है? अब डिप्रिसिएशन को हम लोग क्लोज करते हैं पीएल में, और इस तरह से पीएल डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन आपका यहां आएगा और ऐसा क्रेडिट हो रहा है तो लेस डिप्रिसिएशन, सपोज फॉर 10%, तो 5,000 इस तरह से घट के दिखेगा। और ये रहा 5,000 डिप्रिसिएशन आपको घट के दिखेगा। डिप्रिसिएशन का डेबिट इफेक्ट यहाँ और क्रेडिट इफेक्ट यहाँ। इस तरह से हम लोग डिप्रिसिएशन का ये लॉजिक था कि क्यों हम लोग डिप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट में बात करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री थी, हमने उसको डिस्कस किया। अब एक और एडजस्टमेंट एंट्री आपने देखा होगा, उसका नाम सुना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो आपने रेट के पढ़ा है, प्लस माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस बाय डेट लन फंड। एकदम उस बकवास को एकदम भूल जाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक पूरी वीडियो लेकर के आएंगे, और क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, एक कंप्लीट वीडियो होगी जहां पर डिटेल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को सीख पाओगे। तो अब जो अगली वीडियो होगी वो होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, जो कि आपका 7th एडजस्टमेंट एंट्री होगा। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ना एकदम एक नई दृष्टि आपको मिली होगी। भाई अभी तक हम लोग अंधकार में जी रहे थे, फाइल अकाउंट बना तो रहे थे, लेकिन रट के बना रहे थे, ये इधर होता है, उधर होता है, ऐसे रट लो, ऐसे कर लो। लेकिन आज आपको सभी बातों का आंसर मिला होगा, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट होता है कमेंट में लिखिए, उसको मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।